तो हेलो मेरे दोस्तों, तो आज की वीडियो में चंद्रमा 3 के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे राज बताएंगे जो शायद किसी ने बताए होंगे। तो दोस्तों, चंद्रमा 3 ने वो करके दिखाया जो दुनिया की कोई भी देश कंट्री नहीं कर सकी। सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग, और इसी सक्सेसफुल मिशन को भारत के साथ सभी देशों ने सेलिब्रेट किया। हाँ, फिलहाल इसे छोड़ के। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के दौरान क्या आपको पता है कि चंद्रयान के रोवर ने चांद पे ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की? क्या आपको पता था? मेरा नाम उमंग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज से पीछे 23 अगस्त 2023 का वो दिन था जिस दिन चंद्रयान 3 मून पे सटीक से लैंडिंग हुआ सक्सेसफुली, और उसके अगले दिन विक्रम लैंडर ने प्रज्ञात रोवर को रैम के जरिए नीचे उतारा इसी मिशन को शुरू करने के लिए। और इसरो हमें ट्विटर के माध्यम से रेगुलर अपडेट दे रहा था, और ये 25 अगस्त का ये वीडियो में देख सकते हो कि प्रज्ञात रोवर विक्रम लैंडर से कैसे दूर जा रहा है। 25 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, मतलब कि 11-12 दिन तक विक्रम और प्रज्ञान ने मून पे अपना ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिया। उसके बाद उन्हें स्लीप मोड में कर दिया गया। फिर बाद में 27 अगस्त में विक्रम लैंडर पर लगे चेस्ट इंस्ट्रूमेंट पहली रीडिंग शुरू कर दी। चेस्ट का फुल फॉर्म नेम है चंद्रायन सरफेस थर्मल फिजिकल एक्सपेरिमेंट, और इसका काम जो है वो है चांद की मिट्टी से टेम्परेचर को मेजर करना और ये समझना कि मून के साउथ पोल में तापमान देखना और तापमान को मापने का काम, जो कि चेस्ट में लगे 10 अलग अलग सेंसर का है। और ये जो तापमान स्रोत चांद पे सरफेस के 10 सेंटीमीटर नीचे जा सकता है। और जो यहाँ रीडिंग ली गई वो काफी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि चांद की मिट्टी में 1-1 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद तापमान 10-10 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है। सरफेस में तापमान 60 डिग्री था और 8 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद ये तापमान -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मेरे भाई, मैं खुद हैरान हूँ कि इतना बड़ा डिफरेंट कैसे हो सकता है, वो भी 8 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद। तो मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं 28 अगस्त की। तो प्रज्ञात में लगे लेब्स, यानी कि उसका फुल फॉर्म नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो सरफेस के प्रेजेंट को कंफर्म किया है चांद के साउथ पोल पर। ये पहली बार था कि चांद के साउथ पोल पर भी ऑन ग्राउंड जाकर इस चीज का कंफर्म किया गया है। इसी लेब्स इंस्ट्रूमेंट को इसरो के साथ डेवलप किया गया है बेंगलुरु की लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम ने। इसका काम है चांद पे मौजूद मिट्टी और पत्थरों को कंपटीशन को एनालाइज करना, और कैसे काम करता है वो भी हम देखते हैं। तो ये हाई एनर्जी लेजर पल्स को इस्तेमाल करता है, यानी कि एक लेजर डाली जाती है चांद की मिट्टी पर और इसका तापमान काफी ज्यादा होता है, और चांद पे मौजूद एक मिट्टी का छोटा सा एरिया को इसी लेजर से टारगेट किया जाता है, और वहाँ की मिट्टी को हाई तापमान की वजह से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लाज्मा क्या होता है उसे हम सब ने स्कूल में पढ़ाई की होगी। तो 4 स्टेटस ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसके बाद प्लाज्मा आता है। अब गैस को और भी ज्यादा गर्म यानी कि हाई टेम्परेचर में करे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है, और प्लाज्मा से लाइट निकलती है। अब ये जो लाइट निकल रही है उसकी खास बात ये कि ध्यान से सुनो, देखो और समझो कि अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग वेवलाइंस को लाइट के अवलोक करते हैं, और ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर वो भी अलग अलग वेवलाइन की लाइट को मेजर करता है, और इसी के बेसिक पे ये बता पाता है कि कौन सा एलिमेंट वहाँ पर मौजूद है चांद की मिट्टी में। इसीलिए तो इसका नाम लेजर इंडस्ट्री ब्रेकडाउन, यानी कि लेजर के जरिए हमने ब्रेकडाउन किया पत्थरों, मिट्टी को और पार्टिकल को, और उन्हें प्लाज्मा में कन्वर्ट किया, और फिर उससे निकलने वाली वेवलाइंस को हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा मेजर किया। है ना इंटरेस्टिंग बात? अब इस ग्राफ को देखो, इसमें देख रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान जो अलग अलग वेवलाइंस प्रोड्यूस होती है वो कैसी है, और ये वेवलाइन सबसे ज्यादा है। उसे देखकर ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट मौजूद है चांद की मिट्टी में। यहाँ देख सकते हो कि एल्यूमिनियम है, Fe यानी कि आयरन है, Ti मतलब टाइटेनियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, और Cr यानी कि क्रोमियम है। और यह बात निकल कर आती है कि नासा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोहा पेट्रो ये बताते हैं कि अमेरिका और रशिया के अपोलो मिशन 97 के समय में भी सल्फर की प्रेजेंट को देखी मून पे, लेकिन फिर भी चंद्रयान ने जो खोज की वो ट्रस्टेड और कंप्लीट है, क्योंकि इन सिटू फाइंडिंग से पहली बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया होम ग्राउंड। और उससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल 2011 में नासा ने पाया था कि मून पे टाइटेनियम की बहुत ही ज्यादा मात्रा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने लूनार रेकोनेंस ऑर्बिट का इस्तेमाल किया था, एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट जो कि चांद के चक्कर काट रहा था। हमारे जैसा चांद पर किसी चीज को उतारकर इसका एविडेंस नहीं पाया गया था। तो सिमिलरली 2009 में जापानीज स्पेसक्राफ्ट ने भी यूरेनियम को डिटेक्ट किया था। यहाँ पर बाजी मारता है लेब्स। इसमें जो इस्तेमाल किए गए टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा एडवांस है, और पहली बार सल्फर की डिस्कवरी को 100% श्योर बताया जा रहा है। और सल्फर के अलावा मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को भी कंफर्म किया गया है। अब आप कहेंगे कि भाई ऑक्सीजन चांद पे कैसे आया? चांद पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो भाई ऑक्सीजन है वो चांद की मिट्टी और पत्थरों में है। ये ऑक्सीजन ओटी गैस फॉर्म में चांद के एटमॉस्फेयर में नहीं, क्योंकि चांद में एटमॉस्फेयर है ही नहीं, बल्कि चांद के पत्थरों में ऑक्सीजन एटम्स के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बर्न के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और
और एक गुड न्यूज़ ये है कि इसी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है बाकी और केसेस के लिए, जैसे कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर परमानेंटली बेस बनाना चाहता है और वहाँ रहना चाहता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो चांद के पत्थरों से उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और इसी साल 25 अप्रैल को नासा ने सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लूनार सोल सिमुलेट, यानी कि नासा ऑलरेडी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर चुकी है। और ये ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा है चांद के सोल में कि बताया जाता है कि मून के टॉप लेयर में ही इतनी ऑक्सीजन है कि 8 बिलियन लोग 1 लाख साल तक इंस्ट्रूमेंट किए जा सकते हैं। अब आते हैं लिप्स से मिलता जुलता एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि शॉर्ट फॉर्म नाम है एपीएक्सएस। लिप्स ने जहाँ पर लूनार रॉक और लूनार सोल को शेड्यूल किया वहाँ पर एपीएक्सएल मैन है जनरल सर्फर दिया, लेकिन इन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। लिप्स लेजर प्लेसेस का इस्तेमाल करता है, वहीं पर एपीएक्सएस रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल करता है। एपीएक्सएस अल्फा पार्टिकल और एक्सरेस डालता है सरफेस के सैंपल पर। अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव डिसेज के दौरान पहुंचते हैं, तो इसका मतलब एपीएक्सएल में एक छोटा सा रेडियो एक्टिव सोर्स रहता है। जब यह अल्फा पार्टिकल और एक्सरेस जाते हैं चांद के सरफेस के एटम को इंटरैक्ट करते हैं, सरफेस में मौजूद मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं और वह खुद एक्सरेस को एनहेंस करने लग जाते हैं, क्योंकि सरफेस से निकलने वाली एक्सरेस को एपीएक्सएस के डिटेक्टिव द्वारा फाइंड किया जाता है अलग अलग एलिमेंट्स के आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसीलिए इसका नाम अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। अब आते हैं विक्रम लैंडर पर। 31 अगस्त में इसरो ने रिपोर्ट रिलीज की रामबा विक्रम पे लगाए एक इंस्ट्रूमेंट जिसका फुल फॉर्म काफी बड़ा है, जैसे कि रेडियो एटॉमी ऑफ द मून बाउंड हाइपर सेंसिटिविटी आइनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। ये भी लिप्स की तरह है, इसका काम भी प्लाज्मा को एनालाइज करना, बट लिप्स की तरह लेजर नहीं डालता चांद की मिट्टी पर, बट ये नेचुरल प्लाज्मा है जो चांद पे ऑलरेडी उसमें ये मेजर करता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो 5 सेंटीमीटर का मेटालिक स्फेरिकल प्रोब जो 1 मीटर ऊंचे पोल में लगा हुआ है। वैसे तो चांद पे एटमोस्फीयर नहीं है, लेकिन चांद के सरफेस पे ऊपर बहुत ही छोटा सा माउंट प्लाज्मा का नेचुरली एग्जिस्ट करता है, और ये चीज रामबा ने पाई। अप्रोक्सीमेटली 5 से 13 मिलियन पर क्यूबिक मीटर की मात्रा में लूनार सरफेस एग्जिस्ट प्लाज्मा मौजूद है चांद के सतह पे, और ये इतना ज्यादा कम है कि इसे रिलेटिवली स्पार्स कहा है इसरो ने। इसे मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। रामबा बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है। पिको एम्पियर करंट को एम्पियर में मेजर किया जा सकता है, लेकिन पिको एम्पियर करंट को मेजर करता है 10 रेक्स के पावर ऑफ द -12 की प्रोब सेंस में डाली जाती है, और रिटर्न आने करंट को मेजर किया जाता है, और इसी पता चलता है कि आयरन एंड इलेक्ट्रॉनिक की डेंसिटी कितनी है रिटर्न करंट को मेजर करके। अब आते हैं अगला इंस्ट्रूमेंट इल्सा की फाइंडिंग भी 31 अगस्त को शेयर की गई थी इसरो के द्वारा, और इल्सा का फुल फॉर्म नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेंसेमाइक एक्टिविटी। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मून पे होने वाले भूकंप की स्टडी करने के लिए बनाया गया है। इल्सा एक पहला पेलोड है जिसमें माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में MEMS। यह माइक्रोस्कोपिंग डिवाइस की टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही छोटे छोटे क्वांटम से बनती है, और ये इतनी छोटी है कि इनका साइज 1 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। और इस टेक्नोलॉजी को गाड़ी में लगाए गए एयरबैग के सेंसर्स में भी इस्तेमाल किया जाते हैं, और ब्लड प्रेशर के सेंसर में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एल्सा पे इसका इस्तेमाल किया गया है वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। ये प्रज्ञान रोवर विक्रम के उतर कर चांद की जमीन पर चलने लगता है, वो वाली वाइब्रेशन इल्सा ने रिकॉर्ड करी है। और ये जो साफ देख सकते हैं ये रोवर मूव कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग है, लेकिन बीच में लाइन नोटिस करे तो ये लाइन 26 अगस्त की है, जब एक नेचुरल इवेंट हुआ, यानी कि इस पॉइंट पे नेचुरली भूकंप आया चांद पर। मून क्यूब के स्टडी करके हमें चांद की धरती की बेहतर समझ मिल सकती है कि चांद के अंदर क्या है, कितना बड़ा क्रस्ट है, कितना बड़ा मेटल कोड है। इसके बाद 3 सितंबर 2020 में जब इसरो ने एक होप एक्सपेरिमेंट किया विक्रम लैंडर के साथ, जो कि ओरिजिनल पॉइंट ऑफ लैंडिंग जिसे शिव शक्ति के नाम से हम जानते थे, उसे पॉइंट से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया लैंडर को। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि होप एक्सपेरिमेंट के पहले की फोटो और बाद की कितना फर्क है पहले और बाद में, मतलब कि थोड़ा सा मूव कर दिया गया है लैंडर को। इसके अगले दिन 4 सितंबर को सुबह के करीब 8 बजे दोनों प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया गया इसरो के द्वारा, और इसी वक्त से विक्रम और प्रज्ञान के दोनों पेलोड को बंद कर दिया जा चुका है। और ये चंद्रयान 3 की अगली सुबह होगी 22 सितंबर को, और पूरा भारत इसे देखने के लिए दिल थाम के बैठा होगा। ये फिर से जागेंगे या फिर नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा और नया कुछ जानने को मिला। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ नए चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके उस साथ वाले घंटे को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर दो। और जरूरी बात मेरे भाई, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाओ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।